हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम देखेंगे ईवीएस का कंटेंट पार्ट जो कि आपका दिसंबर 2018 में आ चुका है। ठीक है, और इससे पहले की सारी सीरीज आपकी हो चुकी हैं और 2014 से लेकर 2018 तक की आपकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और प्लस कंटेंट भी आपका ईवीएस का अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे सही उपयुक्त विकल्प चुनिए। ठीक है, तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? बात हो रही है किसकी? गोलकोंडा फोर्ट की बात हो रही है कि किसने बनवाया था? चालुक्य वंश ने, काकतीय राजवंश ने, पल्लव राजवंश ने, चोल राजवंश ने। तो आपका आंसर क्या होगा? काकतीय डायनेस्टी। ठीक है, काकतीय राजवंश ने गोलकुंडा किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, 15 ग्राम पर ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? अब याद रखना एक चीज़, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था वो नमक वाला जो चैप्टर था कि खारे पानी मृत सागर वाला, उसमें मैंने क्या बताया था आपको? ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यही बताया था। ठीक है, मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो अब आपसे मास पूछा है तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम आपको दे रखा है, घनत्व और आयतन दे रखा है। तो 15 गुणे 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 3 45। अब देखो यहाँ पर साइन का देखो, ग्राम पर ml था इंटू ml था। ठीक है, ml से ml भी कैंसिल हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा? ग्राम में आएगा। और वस्तु का द्रव्यमान हमेशा या तो ग्राम में आएगा किलोग्राम में आएगा। ठीक है, तो 45 आया था तो 45 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ठीक है, स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा है, अदिश की बात होगी। अदिश का मतलब जिसकी दिशा हो। ठीक है, दिशा ना हो, परिमाण तो हो। ठीक है, मीन्स क्वांटिटी हो बट उसका कोई डायरेक्शन ना हो, तो वो कौन सी है? तो इन तीनों के पास तो डायरेक्शन होती है बट मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 4th नंबर राइट आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती वह कहलाती है। ये साइंस का एक टाइप का क्वेश्चन है कि लाइट का वस्तुएं 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो जो अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं उनसे होकर कोई भी किरण नहीं गुजर पाती। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कोई भी प्रकाश किरण नहीं पास हो तो वो होता है ओपेक। लेकिन अगर पारदर्शी होता तो आसपास आप आर पार देख सकते थे, पारभासी में आप थोड़ा धुंधला देख सकते थे। और ये तो दर्पण की बात हो गई। तो ये 3 तो आपके इसके करेक्ट आंसर नहीं होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है? अब मैंने क्या बताया आपको, जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है चंद्रमा के भार का 1/6 होता है। और अगर चंद्रमा का भार कितना है? 10 kg है, तो पृथ्वी का कितना होगा? इसका मतलब 60 होगा, तभी तो उसका अगर आप 1/6 करोगे तभी 10 आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 60 kg करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर वस्तु का भार 60 kg होगा, तभी चंद्रमा पर वो जाकर 60/6 10 आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक विलेय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है? तापमान पर, सतह क्षेत्र पर, भार पर, दाब पर। तो याद रखना है कि जो विलेय की डिसोल्यूशन रेट होती है, सॉल्यूट डिपेंड किस पर करता है? तो टेम्परेचर पर नहीं, वेट पर नहीं, प्रेशर पर नहीं, किस पर? सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतह क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? मैंने आपको मैप वाला कुछ करा रखा है, वीडियो बना रखा है एक आपका। ठीक है, कंटेंट में ईवीएस के जाकर वहाँ से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर वाले पार्ट में। अब बात कर रहा है कि बिहार के सापेक्ष, बिहार यहाँ पर है कहीं और गोवा इस साइड है। ठीक है, तो अब यहाँ से जब देखोगे तो ये नॉर्थ साइड होता है। ठीक है, ये नॉर्थ साइड होता है ऊपर, और इधर क्या है? वेस्ट साइड है। नीचे क्या होता है? साउथ है। तो अब ये इधर जा रहा है तो नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम। ठीक है, उसके बाद अगर वो गोवा जाता है तो ये साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर।
वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? देखो, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है ना, वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, जैसे आप कपड़ा सुखाते हो ना, जब जितना उसको आप फैलाकर सुखाते हो वो उतनी जल्दी सूखता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तापमान भी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत अच्छी सनलाइट पड़ रही है तो बहुत जल्दी कपड़ा सूख जाता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप देखोगे हवा बहुत तेज़ चल रही होती तो भी कपड़ा सूख जाता है, लेकिन अगर तापमान में कमी है या सतह क्षेत्रफल में कमी है तो सबसे धीमी प्रोसेस होगी इवेपोरेशन की, वाष्पीकरण की। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में कमी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा था? सबसे स्लोवेस्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ठीक है, तो स्थानांतरित खेती का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात कर रहा है कि इंडिया में कहाँ पर होता है। तो याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसकी बात हो रही है? नदी बांध के लिए। ठीक है, उत्पन्न जल विद्युत के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पानी या हवा को प्रदूषित कर देता है? नहीं करता है, गलत। ठीक है, जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, ये भी सत्य नहीं है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखाओं से अलग करता है, ये भी सच नहीं है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा था। तो ये आपको करेक्ट आंसर याद रखना है कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी हवा और पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ये भी सही है। ठीक है, जल सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं और जल विद्युत सुविधाओं से, ठीक है, इफेक्ट होता ही होता है। डैम का जहाँ पर होता है ब्रेक डाउन होगा, उसका कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आसपास माइग्रेट करना पड़ता है, लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। ठीक है, और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करता है, तो कहीं ना कहीं ठीक है ये भी है, जब डिस्प्लेस होना पड़ता है उनको, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आपका जो सत्य नहीं है वो ऑप्शन क्या है? आपका 4th नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं ग्रीन हाउस गैस हैं, तो याद रखना है यहाँ पर एक ट्रिक बता देती हूँ मैं आपको। मीना का जलवा, मी से क्या हो जाएगा आपका? मीथेन। ठीक है, ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। का से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जल से क्या हो जाएगा? जलवाष्प। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जलवाष्प, ये तीनों ही होते हैं ग्रीन हाउस में। क्या नहीं होता है? हाँ, बाकी इसमें कुछ दिया नहीं है, उपयुक्त सभी दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन आप किस पे टिक करोगे? उपयुक्त सभी पर, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? इसका ऑप्शन देखिए, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की दृष्टि छाया में होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत कम होती है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचे होते हैं, ठंडे रेगिस्तानों में गर्मियाँ और बेहद ठंड सर्दियाँ होती हैं। तो क्यों नहीं प्रभावित होते हैं ये पूछा है। इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये हिमालय की वृष्टि छाया में ही होते हैं, इसलिए ठंडे रेगिस्तान मानसून से इफेक्ट नहीं होते हैं, हिमालय आने वाले मानसून को रोक लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, जो H2O SO2 होता है, ये क्या करता है? जल के साथ मिल जाता है और जब रिएक्ट करता है H2SO4 बना देता है, जिसे क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये क्या करता है? किसी भी मार्बल्स को क्या करता है, अगर उसमें आप डालते हो एक तरीके का एसिड है, तो उस मार्बल को ये क्या करता है? येलोइश कर देता है, उसका रंग चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 2018 दिसंबर का एग्ज़ाम EVS का जो हुआ था सीटेट में, ठीक है, तो वो आपका मैंने करा दिया है। इसके बाद दिसंबर 2018 की पेडागोजी आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो आपको 2014 से लेकर 2018 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचता है 2019 का लास्ट, वो भी हो जाएगा। तो पूरी की पूरी EVS आपकी 30 आउट ऑफ 30 करने के लिए, आपको बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ये सारी वीडियोज़ देख लेनी होंगी फटाफट, और उसके बाद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, और चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों ही कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।